हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आइडियल बायो में। आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्लांट्स द बैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प्स टू। तो जो प्लांट में बैक्सी कोटिंग है लीव की सरफेस पर, तो वो किस चीज़ में हेल्प करती है? तो आपके ऑप्शन है फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, प्रिवेंट वाटर लॉस, अट्रैक्ट पॉलिनेटर और सपोर्ट दी लीफ स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर होगा द बैक्सी क्यूटिकल ऑन प्लांट लीव्स हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर लॉस बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। तो यानी कि ये प्लांट, ये आपको दिख रहे होंगे, ये प्लांट, ये यहाँ की लीव्स है, इस पर एक बैक्सी कोटिंग रहती है। तो वो जो है किस चीज़ में हेल्प करती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका प्रिवेंट वाटर लॉस। जैसे कि ह्यूमन और अदर एनिमल्स में होते हैं, वैसे ही प्लांट में भी ये जो है स्किन और एजा एपिडर्मिस की तरह काम करती है, ये जो बैक्सी कोटिंग होती है ना। प्लांट ऑल्सो हैव क्यूटिकल ऑन टॉप ऑफ द एपिडर्मिस टू प्रोटेक्ट इट, ये उनकी प्रोटेक्शन करती है। सम प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल, द थिक क्यूटिकल रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन लीव्स, यानी कि पानी वहाँ से ना निकले, तो उस चीज़ के लिए ये बचाती है। थिक क्यूटिकल ट्रैप द वाटर दैट इज लॉस्ट थ्रू डिपेंड ओपन्ड स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा के थ्रू जो पानी उड़ जाता है, तो उन चीज़ को ये रोकती है। ये यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये यहाँ पे एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर ये जो लेयर दिख रही है, ये है क्यूटिकल की लेयर। तो ये जो लेयर है, ये वाटर लॉस को नहीं होने देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। तो इसको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक रिदम में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्डियक साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल, रीनल साइकिल और डाइजेस्टिव साइकिल। तो ना तो यहाँ पे जो है लंग्स से रिलेटेड बात हो रही है, अगर उससे रिलेटेड बात होती तो उसको रेस्पिरेटरी बोलते, ना यहाँ पे रीनल यानी कि किडनी से रिलेटेड बात हो रही है, ना ही यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई बात हो रही है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ये देखिए, पहले जो है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल एक रिदम में जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। The cardiac cycle refers to the coordinated sequence of events during a heartbeat, including contraction in systole and relaxation diastole of the atria and ventricles. अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। यानी कि ग्रीन प्लांट में ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि लाइट को कैप्चर करती है और उसे जो है कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी में उससे केमिकल बना लेती है, तो उस प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में तो ऐसा होता नहीं है कि लाइट को कैप्चर किया जाए। दूसरा ऑप्शन है आपका फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस, इसमें ऐसी प्रोसेस होती है कि सनलाइट आती है तो उसको कैप्चर करते हैं प्लांट की जो ग्रीन प्लांट है ना, फिर उससे केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। कीमोसिंथेसिस में ऐसा होता नहीं है, और ट्रांसपिरेशन में भी ऐसी कुछ प्रोसेस नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज लाइट एनर्जी
टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज एंड जो है ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेफ्रॉन, सेकंड ऑप्शन है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन ये जो है मेमोरी से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। एल्व्यूलस, एल्व्यूलस जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट होती है ना। ऑस्टियोसाइट ये बोन से रिलेटेड है, तो बोन से रिलेटेड है नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका ये नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है इसको किडनी की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो नेफ्रॉन ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि क्या काम करता है, फिल्टरिंग ब्लड, और ब्लड को फिल्टर करता है, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड्स बैलेंस। नेफ्रॉन द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। तो ये रही आपके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। इसमें ग्लोमेरुलस होते हैं, ट्यूब्यूल होती है यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे होती है आपकी डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो लूप स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं हेनले लूप। और यहाँ पे ये जो है यूरिन कलेक्ट होके आ जाता है, यहाँ पे होती है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। यानी कि जब एग रिलीज होता है ओवरी से, इस प्रोसेस को क्या बोला जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फर्टिलाइजेशन। तो ये इसका फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो और उससे जो है जाइगोट फॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। सेकंड ऑप्शन है आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पे जो है एग को और ओवम को एग को और स्पर्म को जब इन विट्रो कंडीशन में उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जब उससे जाइगोट यानी कि भ्रूण बनता है, तो उस जाइगोट को एक मदर के यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये उसका आंसर हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन है आपका ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन इसका जो है सही आंसर होगा ये ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो है ओवरी से एग रिलीज होता है, तब उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये पार्चुरेशन यानी ये जो है मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क सीक्रेशन से रिलेटेड। ये देखिए इसका ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैच्योर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब से जो है रिलीज होते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे आपके ये पहला दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो पहले दिन उस एग की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, तो उसमें उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देन उसके बाद 4-5 दिन में ये फॉलिकुलर सेल्स और सेकेंडरी ऊसाइट इसको बोलने लगते हैं। फिर ये 7वें-8वें दिन फॉलिकुलर फ्लूइड में ये यहाँ पे बन जाता है यहाँ पर। देन उसके बाद 13वें दिन पे ये जो है मैच्योर यानी कि ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है। देन अब 13वें दिन के बाद जब 14वां दिन होता है तो नॉर्मली मोस्टली फीमेल्स में 14th डे पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीने की जगह 28 डेज की होती है, तो उसके लगभग हाफ ऑफ द पीरियड में ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। देन इसके बाद ये ल्यूटियल फेज आ जाती है, तो यहाँ पे अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फुली फॉर्म्ड हो जाता है, येलोइश बॉडी स्ट्रक्चर बन जाती है। और यहाँ पे एट्रेटिक फॉलिकुलर और कार्पस एल्बिकेंस ये 28 डेज में बनते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि फीमेल्स में होती है।
अगला क्वेश्चन है आपका, इन प्लांट्स द बैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प, ये हम लोग जो है अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी हम लोग जो है इसकी पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा एल्वियोलाई। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो इसके ऑप्शन है आपके, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि वॉलंटरी मूवमेंट के लिए जो है कोऑर्डिनेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेरिबेलम, सेकंड है सेरिब्रम, थर्ड ऑप्शन है मेड्यूला ओब्लोंगेटा और फोर्थ ऑप्शन है आपका थैलेमस। तो इसका सही आंसर होगा सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम ब्रेन का एक पार्ट है जो कि दैट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर, इन सबको जो है ये कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इनमें से इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा एंजाइम आर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से इसके जो है सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये दे आर हाईली स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम सारी रिएक्शनों को कैटेलाइज कर दे, तो ऐसा भी नहीं है ना। सेकंड ऑप्शन है दे कैन बी यूज्ड अप इन अ रिएक्शन, ये किसी एंजाइम में जो है यूज हो जाते हैं। और दे कैन बी डीनेचर्ड बाय हीट, तो हीट के थ्रू इनको जो है डीनेचर भी किया जा सकता है ना। और इसके अलावा इनके जो है और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एंजाइम क्या काम करते हैं कि स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है तो उसकी जो है स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा भी इनकी काफ़ी होती है किसी रिएक्शन को कराने के लिए। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर वर्क ही करेगा और दूसरा काम नहीं करेगा। एंड दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनका जो है इन पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, यानी कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेगा। अगर उसे उससे ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो एंजाइम उस कंडीशन में काम नहीं करेगा। और फिर है आपका दे आर अफेक्टेड बाय, जैसे टेम्परेचर के साथ और वैसे ही पीएच के साथ, पीएच के साथ भी स्पेसिफिक होते हैं। सम कैटालाइज रिवर्सिबल रिएक्शन, कुछ एंजाइम होते हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को भी कैटालाइज करते हैं, जैसे कि एक एंजाइम से एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बन गया। अब एंजाइम ऐसे होते हैं वो प्रोडक्ट बनने के बाद उसे ज्यों का त्यों वो जिस स्टेज में था उस स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सम रिक्वायर्स कोएंजाइम्स, इनके लिए कुछ और जो दूसरे कोएंजाइम या कोफैक्टर इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। और आर इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर, इन एंजाइम के इनहिबिटर्स भी रहते हैं। अगर उसमें एंजाइम डाल दिया, सबस्ट्रेट है उसमें एंजाइम डाल दिया और उसके साथ अगर इनहिबिटर डाल दिया तो वो प्रोसेस को जो है रोक देगा। तो ये भी इनके एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस बाय विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन, द इम्यून रिस्पॉन्स, द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स।
तो इसका जो है सही आंसर होगा द इम्यून रिस्पॉन्स इज द बॉडीज डिफेंस सिस्टम that includes the production of antibodies in response to specific antigen for foreign substance। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो है इस प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं कि जब एंटीबॉडीज बनती हैं, कि जब किसी स्पेसिफिक एंटीजन ने बॉडी पे अटैक किया है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स।